क्या आपने कभी सोचा है कि एक वक्त में दुनिया का जो सबसे कीमती सिंहासन था वो आज कहीं भी पूरा का पूरा मौजूद ही नहीं है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन जिस तख्त की कीमत आज भी दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है, वो टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बिखरा पड़ा है। ये तख्त था भारत का, उस दौर के भारत का जब वो दुनिया की सबसे अमीर जमीन होता था। एक बादशाह जिसने ऐसा सिंहासन बनवाया कि दुश्मन देखे तो देखता रह जाए। लेकिन ये वो सिंहासन भी था जो बाद में मुगल एम्पायर के पतन का सिंबल बन गया, जिसने दिल्ली में बैठे मुगलों की सत्ता का चरम भी देखा और उस बादशाहत की सांसों को उखड़ते हुए भी। मैं बात कर रहा हूं तख्त ताऊस या मयूर सिंहासन की। वो सिंहासन जिसकी शान कोहिनूर जैसे हीरे बढ़ाते थे। कहते हैं कि इस सिंहासन को बनाने में ही 7 साल लग गए थे। लेकिन शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बेहद चमकदार इस तख्त के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में उसके टुकड़े मौजूद हैं, लेकिन इस सिंहासन का पूरा सच आपको कहीं नहीं मिलेगा। आखिर शाहजहां के मयूर सिंहासन का क्या हुआ? ये तख्त गया कहाँ? आज ये तख्त कहाँ कहाँ पर मौजूद है? क्या ये किसी खुफिया तहखाने में बंद है, या फिर इसे टुकड़ों में बांटकर दुनिया भर में नीलाम कर दिया गया, या फिर जानबूझकर इस तख्त को इतिहास से मिटा दिया गया? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 1628 से। मुगल साम्राज्य अपने पूरे शबाब पर था। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के जरिए जमा की गई बेशुमार दौलत आगरा और दिल्ली के शाही खजानों में बंद थी। जहांगीर के बाद जब शाहजहां ने तख्त को संभाला तो उनका नजरिया पुराने मुगल बादशाहों से काफी अलग था। शाहजहां के शासन को आप देखें तो लगता है कि शाहजहां को ताकत का दिखावा काफी पसंद था। उनके हिसाब से दौलत का असली काम सत्ता की ताकत को इस तरह दिखाना था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए और बगावत का ख्याल भी उसके जहन में ना आए। शायद इसी सोच ने तख्त ताऊस के निर्माण का बीज भी बोया था। शाहजहां सिर्फ एक बादशाह नहीं दिखना चाहते थे, वो खुद को जिल्ले इलाही यानी धरती पर ईश्वर की परछाई के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते थे। यह उनकी अकेले की सोच भी नहीं थी। उस दौर के इस्लामिक, यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों में हजरत सुलेमान के तख्त का जिक्र आता है। सुलेमान को जस्टिस और डिवाइन पावर का प्रतीक माना जाता था। शाहजहां अपने दरबार को उसी जन्नत और डिवाइन जस्टिस की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसी महान और कुछ हद तक खतरनाक एम्बिशन के तहत अपने चीफ शाही सुनारों की निगरानी में एक ऐसा सिंहासन बनाने का हुक्म दिया गया जिसकी मिसाल दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। ये वो दौर था जब दुनिया आज की तरह कनेक्टेड नहीं थी, फिर भी सिंहासन के लिए पूरी दुनिया से बेशकीमती चीजें मंगवाई जा रही थी। पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों के जरिए ऐसे पन्ने या एमराल्ड्स लाए जा रहे थे जिनमें क्रोमियम और वेनेडियम की वजह से एक खास जॉर्डन इफेक्ट पैदा होता था। पर्शियन गल्फ के गोताखोर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे बेदाग मोती निकाल रहे थे जिनका साइज दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता था। बदख्शा की बर्फीली पहाड़ियों से लाल, सुर्ख रूबी और स्पिनल लाए गए। हमारे अपने गोलकुंडा की खदानों से ऐसे हीरे निकाले गए जो आज भी दुनिया भर के म्यूजियम्स की जान है और शान है। शाहजहां के शाही सुनारों की निगरानी में सिंहासन को बनाने का काम लगातार 7 साल तक चला। मुगल दरबारी इतिहासकार अब्दुल लाहौरी की किताब पातशाहनामा बताती है कि खजाने से चुन चुनकर हजारों कीमती पत्थर निकाले गए। बहुत बड़ी मात्रा में सोना और बेइंतहा पैसा खर्च किया गया। ये सिंहासन कैसा दिखता था, इसे लेकर इतिहास के पन्नों में आज भी एक दिलचस्प बहस छिड़ी हुई है। लाहौरी लिखते हैं कि यह तख्त करीब 9 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। चांदी की सीढ़ियों से होकर बादशाह सिंहासन पर बैठते थे। इसके 12 खंबे थे पन्ने से बने हुए जो एक शानदार छतरी को सहारा देते थे। लाहौरी के मुताबिक हर खंबे पर 2 मोर बैठे थे जो पूरी तरह से रत्नों से जुड़े हुए थे और उनके बीच हीरे और रूबी से बने पेड़ थे। ये डिजाइन अगर आप देखो तो असल में इस्लामिक आर्ट में जन्नत के बगीचों का सीधा रिफ्लेक्शन था। तख्त पर दरबारी कवि कुदसी की 20 लाइनों की एक पोयम पन्ने के अक्षरों में उकेरी गई थी। यह कविता बादशाह की तारीफ में लिखी गई थी। लेकिन लाहौरी ने जो लिखा, फ्रांसीसी जौहरी जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर उससे थोड़ा अलग जिक्र करते हैं। ट्रेवर्नियर रत्नों के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। साल 1665 में औरंगजेब के शासनकाल में उन्हें इस सिंहासन को बहुत करीब से देखने और उसका मुआयना करने का मौका मिला। अपनी किताब
लिस्ट 6 वॉइस में वो लिखते हैं कि यह सिंहासन एक शाही पलंग या कैंप बेड जैसा था। उनके मुताबिक इसमें 108 बड़े कैबचोन कट रूबी थे। इनमें से कुछ 100 कैरेट से भी ज्यादा के थे। 116 टेबल कट पन्ने थे और खंभों पर बेदाग मोतियों की लड़ियां थी। हैरानी की बात यह है कि ट्रेवर्नियर को 24 मोर नहीं दिखे, बल्कि वो सिर्फ एक बहुत बड़े मोर का जिक्र करते हैं जिसके सीने पर एक 50 कैरेट का नाशपाती के साइज का मोती लटक रहा था। ट्रेवर्नियर, जो खुद हीरो के ट्रेडर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस पूरे तख्त में हीरे या रूबी सबसे कीमती नहीं थे, बल्कि वो बेदाग मोती सबसे ज्यादा बेशकीमती थे, क्योंकि इतने सारे एक साइज के नेचुरल मोती मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। अब सवाल ये उठता है कि लाहौरी और ट्रेवर्नियर के जिक्र में इतना अंतर क्यों है? क्या लाहौरी ने तख्त को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, या फिर औरंगजेब के वक्त तक तख्त के डिजाइन में कुछ चेंज किए गए? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शाहजहां के पतन और औरंगजेब के लगातार जंग में रहने की वजह से शायद तख्त के कुछ हिस्से निकाल लिए गए हों। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, 12 मार्च 1635 को जब दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में पहली बार इस तख्त का उद्घाटन हुआ तो यह सिर्फ एक फर्नीचर नहीं रहा, बल्कि मुगल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल बन गया। तख्त के बीचों बीच इतिहास के सबसे मशहूर हीरे जड़े गए। कोहिनूर जैसे प्रसिद्ध रत्न मुगल खजाने का हिस्सा थे, जिन्हें इस तख्त से भी जोड़ा जाता है। साथ ही 352 कैरेट का तैमूरी रूबी और अकबर शाह डायमंड भी यहाँ पर शामिल थे। मयूर सिंहासन ये बताने का एक साइकोलॉजिकल तरीका था कि पूरी दुनिया की दौलत मुगल बादशाह के कदमों में है। लेकिन हिस्ट्री का एक कड़वा सच ये भी है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा चमकती है वो उतनी ही तेजी से बर्बादी को भी बुलावा देती है। तख्ते ताऊस का ये सुनहरा दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। 1760 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। सत्ता के लिए भाइयों में कत्लेआम, दरबारियों की साजिशें और दक्कन के लगातार युद्धों ने खजाने को खाली कर दिया। 18वीं सदी में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाह सिर्फ नाम के राजा होते थे। इसी दौर में दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं मुहम्मद शाह। इतिहास इन्हें रंगीला के नाम से भी जानता है। ये वो बादशाह थे जिनका मन राजकाज से ज्यादा शेर व शायरी में लगता था। मुगल एम्पायर कमजोर होता जा रहा था। इस अंदरूनी कमजोरी की भनक भारत की सरहदों के पार पहुंच चुकी थी। इसी समय ईरान में एक नया तूफान उठता है। नादिर शाह ने भारत की ओर रुख किया। ये कोई पैदाइशी राजा नहीं था। एक साधारण तुर्कमेन चरवाहे से वो अपनी काबिलियत और क्रूरता के दम पर पर्शिया या ईरान का शासक बना। उसे अपनी महान सेना को पालने के लिए और अपने युद्धों की फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत थी। और इसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तिजोरी दिल्ली में कमज़ोर पड़ रही थी। साल 1738 के आखिर में नादिर शाह ने खैबर दर्रे को पार किया। 24 फरवरी 1739 को करनाल के मैदान में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला की बहुत ही दिशाहीन सेना का आमना सामना हुआ। कुछ ही घंटों में मुगलों का निज़ाम मिट्टी में मिल गया। अपनी जान और गद्दी बचाने के लिए नादिर शाह को दिल्ली बुलाया गया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह अपनी कुछ सेना के साथ दिल्ली में घुसा। यहाँ थोड़े समय तक शांति रही, लेकिन फिर एक अफवाह ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम और लूटपाट कराई। यह अफवाह थी कि नादिर शाह की हत्या हो गई है। इसके बाद जनता ने फारसी सैनिकों पर हमला किया और इसी का बदला लेने के लिए शहर में कत्लेआम हुआ। हजारों लोग मारे गए और शहर को बेरहमी से लूटा गया। फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी और यूरोपियन रिकॉर्ड्स के मुताबिक नादिर शाह ने दिल्ली से इतनी बड़ी रकम लूटी कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इस लूट का सबसे बड़ा इनाम था मयूर सिंहासन। जब नादिर शाह ने तख्त से जड़े उस हीरे को देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कोहिनूर। इसी दौर में इस हीरे का नाम कोहिनूर से पॉपुलर हो गया। नादिर शाह ने कोहिनूर और तैमूरी रूबी को तख्त से निकाल लिया ताकि वो उन्हें अपने बाजूबंद में पहन सके। इस तरह से तख्त ताऊस का दिल्ली से जाना मुगल संप्रभुता का एक प्रतीकात्मक अंत था। नादिर शाह ने इस पूरे खजाने को वापस ले जाने के लिए 700 हाथियों, 4000 ऊँटों और 12,000 घोड़ों का एक बहुत बड़ा काफिला तैयार किया। इस लूट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि कहा जाता है कि इस लूट से पर्शिया की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि किसी एक शहर की लूट से एक देश का पूरे 3 साल का टैक्स माफ़ हो जाए। लेकिन दौलत दोस्तों अक्सर अपने साथ एक शाप लेकर भी आती है। नादिर शाह को वो सब मिल गया था जिसकी उसने चाहत की थी, लेकिन ये दौलत उसे सुकून नहीं दे पाई। उसके अंदर एक गहरा पैरानोइया यानी कि शक की बीमारी पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि उसके अपने ही बेटे और सेनापति उसकी दौलत को चुराना चाहते हैं। उसने अंधाधुंध हत्याएं शुरू कर दी
और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 19 जून 1747 को मशहद के पास उसके अपने ही कुर्द और अफशारी रक्षकों ने उसके तंबू में घुसकर उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह की मौत के साथ ही इस तख्त के वजूद के खात्मे की भी शुरुआत हुई। नादिर के मरते ही उसके मिलिट्री कैंप में अफरा तफरी मच गई। जो सेनापति और सैनिक कल तक उसके लिए वफादार थे, वो अब उसके खजाने के भूखे हो गए। माना जाता है कि इसी अफरा तफरी वाले माहौल में शायद ये तख्त भी बर्बाद हुआ। किसी ने तख्त के सोने का ढांचा काटा तो किसी ने पन्ने और रूबी नोच लिए। सोने को पिघला दिया गया और रत्नों को जिसने जहां पाया वहां छिपा लिया। आर्ट का वो बेजोड़ नमूना जिसे बनने में 7 साल लगे थे, वो नादिर की मौत के चंद घंटों बाद ही लालच की भेंट चढ़ गया। इसी अफरा तफरी के बीच नादिर शाह के अफगान सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास कोहिनूर और कुछ दूसरे बेशकीमती रत्न आए। उसने अफगानिस्तान जाकर दुर्रानी एम्पायर की स्थापना की। इसी कड़ी में दरियाए नूर नाम का एक और बड़ा और गुलाबी रंग का हीरा ईरान में ही रह गया। यह हीरा बाद में कजार राजवंश के पास पहुंचा। दिल्ली की लूट ने न सिर्फ मुगलों को हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया था, बल्कि इसने रीजनल ताकतों जैसे मराठों, सिखों और आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उभरने का रास्ता भी साफ किया। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि अगर तख्ते ताउस को 1747 में ही बर्बाद कर दिया गया, तो आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो टुकड़े और सिंहासन मौजूद हैं वो क्या हैं? क्या सचमुच मयूर सिंहासन इतने हिस्सों में टूटा हुआ है या फिर कोई और बात है जो छुपाई गई? मयूर सिंहासन के बारे में कई अलग अलग दावे हैं, कई मिथक हैं और कई गलतफहमियां मौजूद हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में सिख हिस्ट्री और ओरल ट्रेडिशंस में एक बहुत ही ताकतवर नैरेटिव मौजूद है। 1783 में जब जस्सा सिंह रामगढ़िया के खालसा ग्रुप ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो उन्होंने लाल किले के दीवाने खास से ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा स्लैब उखाड़ दिया। यह स्लैब लगभग 6 फुट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 9 इंच मोटा था। सिख ट्रेडिशंस के हिसाब से यह वही चबूतरा है जिस पर मुगल बादशाहों का मयूर सिंहासन रखा जाता था। इस स्लैब को घोड़ों से बांधकर अमृतसर लाया गया और रामगढ़िया बुंगा, जो कि स्वर्ण मंदिर के पास पड़ता है, वहां पर इसको रखा गया। आज भी ये स्लैब वहां बेड़ियों में जकड़ा हुआ मौजूद है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। जो पत्थर कभी मुगलों की ताकत का प्रतीक था, उसे सिखों ने कैदी बनाकर साबित किया कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए अजेय नहीं होती। लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस बात को साबित करने का कोई ठोस एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो बता सके कि यह स्लैब सीधे तौर पर उसी तख्त का हिस्सा था। लेकिन ये सिंहासन प्रतिरोध के इतिहास का एक जीता जागता सबूत जरूर है। इसके साथ ही सिंहासन की एक और कहानी है। 1857 के गदर के दौरान जब दिल्ली में भयंकर लूटपाट मची, तब ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल रॉबर्ट टाइटलर और उनकी पत्नी हैरियट ने दीवाने खास से कुछ नक्काशीदार संगमरमर के लेग्स हासिल किए। इन पर अगेट, लैपिस लाजुली और कार्लेनियन का बेहतरीन काम किया गया था। यह शाहजहां के टाइम के आर्किटेक्चर से काफ़ी मेल भी खाता था। आज की डेट में टुकड़े लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मौजूद हैं। इन्हें अक्सर इसी मयूर सिंहासन के पाए के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन अभी भी बहस है इस बात पर कि क्या ये सचमुच ओरिजिनल तख्ते ताउस के हिस्से हैं या उस लकड़ी के रेप्लिका तख्त के हिस्से हैं जिसे बाद के कमज़ोर मुगल बादशाहों ने बनवाया था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ओरिजिनल सोने के तख्त के नहीं, बल्कि बाद के संगमरमर के चबूतरे के हिस्से होंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी हिस्सों का क्या हुआ? इस सवाल के जवाब में कहानी फिर चली जाती है वापस ईरान में। ये इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग हिस्सा है जो अभी आपको पता चलेगा। वेस्टर्न देशों में लंबे टाइम तक ये गलतफहमी रही कि मयूर सिंहासन आज भी ईरान में ही सेफली रखा हुआ है। इसकी वजह थी कजार डायनेस्टी के 2 अलग अलग सिंहासन। ईरान में कजार डायनेस्टी के पास 2 सिंहासन थे। एक का नाम तख्ते खुर्शीद यानी सन थ्रोन और दूसरे का नाम नादेरी तख्त था। ज़्यादातर विदेशी यात्रियों को और पत्रकारों को लगा कि यही मयूर सिंहासन है। यह नाम इतना पॉपुलर हुआ कि वेस्टर्न डिप्लोमेसी में ईरानी राजशाही को बाद में पीकॉक थ्रोन के नाम से ही जाना जाने लगा। लेकिन हिस्टोरियंस और ज्यूल्स के जानकारों ने जब ईरानी क्राउन ज्यूल्स को स्टडी किया तो पता चला कि इन सिंहासनों का मुगल तख्त से कोई स्ट्रक्चरल रिलेशन नहीं है। जैसे कि ना तो इनमें पन्ने के 12 खंभे हैं, ना ही रत्नों से जड़े मोर हैं। ये इंडिपेंडेंट ईरानी स्ट्रक्चर थे। हाँ, ये ज़रूर सच है कि नादिर शाह की लूट के कई रत्न जैसे दरियाए नूर आज भी ईरानी खजाने का हिस्सा हैं और दुनिया के सबसे बड़े कट डायमंड्स में गिने जाते हैं। तो सवाल है कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन आखिर है कहाँ? अगर आज हमें तख्ते ताउस की सबसे करीबी झलक देखनी हो तो ईरान या दिल्ली के बजाय हैदराबाद जाना होगा। हैदराबाद के लोहे की कमान आशूर खाना में
1650 ईस्वी का लकड़ी और मेटल से बना एक रेप्लिका मौजूद है। इसे मुहर्रम के दौरान पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, उनके सामने लाया जाता है। इसमें मोर के डिज़ाइन और ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो तख्त से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा 1990 के दशक में रूसी ईरानी खुदाई में सोने के कुछ मामूली टुकड़े जरूर मिले हैं, लेकिन तख्त का कोई बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। यानी कि आज की डेट में हम नहीं देख सकते कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन कैसा बनवाया। लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जो हमें उस दौर की मानसिकता और क्रूरता दोनों का एहसास कराते हैं। जैसे कि एक कहानी है अकबर शाह डायमंड की। ये 116 कैरेट का शानदार हीरा था। इसे तख्त के एक मोर की आंख में जड़ा गया था और इस पर मुगल बादशाहों के नाम अरबी भाषा में खुदे हुए थे। लेकिन जब यह हीरा कॉलोनियल दौर में लंदन पहुंचा तो एक ब्रिटिश डीलर ने इसे दोबारा कटवा दिया। इस प्रोसेस में इसका वजन घटकर 71 कैरेट रह गया। इसके चलते इस हीरे पर लिखा गया इंस्क्रिप्शन बर्बाद हो गया। ऐसे ही कोहिनूर हीरा जो कभी इस तख्त की शान था, वो आज लंदन के टावर में ब्रिटिश राजशाही के ताज में जड़ा हुआ है। यह हीरा कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा जिंदा सबूत भी है। तैमूरी रूबी और दरियाए नूर ईरान के सेंट्रल बैंक के तहखानों में काफ़ी सिक्योरिटी के बीच रखे हुए हैं। वहीं ओरलोव डायमंड, जिसके बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि वो मूल रूप से ग्रेट मुगल डायमंड ही है, वो आज रशिया के डायमंड फंड की शोभा बढ़ा रहा है। सोचिए, एक ही तख्त ने किस तरह दुनिया के 4 बड़े एम्पायर्स की किस्मत और उनकी इकोनॉमी के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, शाहजहां ने मयूर सिंहासन इस गलतफहमी में बनवाया था, ये तख्त उनके वंश को हमेशा के लिए अमर कर देगा। लेकिन इतिहास किसी के अहंकार का गुलाम नहीं होता। आज वो तख्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता कितनी ही निरंकुश क्यों ना हो, दौलत कितनी ही बेहिसाब क्यों ना हो, वक्त के सामने सब कुछ बहुत ही मोमेंटरी होता है, क्षणभंगुर होता है। मयूर सिंहासन आज एक पहेली बन चुका है। ये इतिहास के उन चुनिंदा चैप्टर्स में से एक है जहां आर्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और इंसानी फितरत का सबसे स्याह और सबसे चमकदार रूप एक साथ देखने को मिलता है। जब तक दुनिया में सोने की चमक और हीरे की कशिश बाकी रहेगी, तख्त ताउस की ये कहानी एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्टिक कहानी के रूप में भी गूंजती रहेगी और एक चेतावनी के रूप में भी कि जो चीज़ आपको सबसे ताकतवर महसूस कराती है, वही अक्सर आपकी बर्बादी की कहानी का पहला पन्ना भी लिखती है। और इस तरह वो अजय सिंहासन जो दुनिया का सेंटर होने का दावा करता था, आज दुनिया भर के म्यूजियम्स, तिजोरियों और लोगों की धुंधली यादों में टुकड़े टुकड़े होकर जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मयूर सिंहासन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंट